नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में 100 रुपए में 100 CFT मिलता है बालू। सदन में सरकार के जवाब पर विपक्ष के साथ खूब चली खींचतान। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने बालू घाटों की नीलामी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर का चयन कम दर पर किए जाने के कारण राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बालू खनिज से प्राप्त राजस्व की तुलना में अवैध खनन से दंड के रूप में राशि मिल रही है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि MDO का कम दर पर चयन होने से राशि के नुकसान की बात बेबुनियाद है, बल्कि इससे सरकार को फायदा होता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 374 घाट ऐसे हैं जहां केवल 100 रुपए में 100 CFT बालू ग्राम सभा के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट के आदेश पर बालूघाट की नीलामी पर रोक लगी हुई है। फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना अबुआ आवास के निर्माण के लिए बालू की कोई कमी नहीं है। इस पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने मंत्री से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि किस जिला और किस शहर में 100 रुपए में 100 CFT बालू मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक ट्रैक्टर की कीमत महज 200 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक्टर में 200 CFT बालू लादा जाता है। विपक्ष की ओर से मंत्री से कहा गया कि उन्हें बालूघाट से हुए राजस्व का डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। OBC छात्रों की छात्रवृत्ति पर हाहाकार, केंद्र से गुहार लगाने दिल्ली जाएगी झारखंड सरकार। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ इसको लेकर सियासत तेज है, वहीं दूसरी ओर राज्य के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर विपक्ष के सवालों से घिरा कल्याण विभाग की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। काफी जद्दोजहद के बाद इस साल जो प्री मैट्रिक के OBC छात्रों के लिए केंद्रीय मद से 4 करोड़ मिला है, वह राशि भी केंद्र को वापस होने वाली है और राज्य सरकार को नए सिरे से समय समय पर छात्रवृत्ति की राशि की मांग केंद्र से करनी होगी। तकनीकी प्रावधान के तहत केंद्रीय मद की राशि जब तक राज्य को नहीं मिलेगी, तब तक वित्त विभाग राज्य मद से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर सकता है। जाहिर तौर पर सरकारी अड़चन दूर नहीं होने से राज्य के करीब 11 लाख OBC विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हैं। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार केंद्र से गुहार लगाने जाने की तैयारी में है। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि जब तक केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, तब तक समस्या के समाधान में दिक्कत रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट का प्रावधान है, लेकिन केंद्र का हिस्सा आए बिना हम दरवाजा ओपन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकार के दायरे में आता है और 70% भुगतान पूरा भी किया जा चुका है। असल समस्या वही होती है जहां केंद्र राज्य शेयरिंग है। कल्याण मंत्री ने बताया कि अगर केंद्र का शेयर राज्य तक नहीं पहुंचेगा तो वित्त विभाग हमें पैसा जारी नहीं कर पाएगा। बजट होते हुए भी दरवाजे बंद रहते हैं, यही सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या है। मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र की नई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सीधे पैसा नहीं देता, पहले राज्य मांगता है फिर केंद्र भेजता है। यह नई व्यवस्था से उत्पन्न समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन अब तक जो केंद्र से 3 से 4 करोड़ मिला है वह भी वापस जा सकता है। विभागीय मंत्री ने कहा कि सेशन खत्म होते ही वे दिल्ली जाकर पूरी समस्या पर बातचीत करेंगे और समाधान निकालेंगे। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। दुमका में विनय चौबे से जुड़े श्रवण जालान के रिश्तेदार के घर पर ACB छापेमारी। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने दुमका में बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह ACB की एक टीम विनय चौबे के करीबी माने जा रहे व्यवसायी श्रवण जालान के करीबी रिश्तेदार नवीन पटवारी के आवास पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नवीन पटवारी और उनके 3 भाई इसी आवास में रहते हैं। कार्रवाई के दौरान पटवारी के आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा को इतना सख्त रखा गया है कि मीडिया कर्मियों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। मौके पर मौजूद अधिकारी भी किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित व्यवसायी श्रवण जालान के घर व ऑफिस में ACB ने सोमवार को छापेमारी की थी। इस दौरान ACB को अलग अलग कंपनी के 2-3 मोबाइल फोन और जमीन से संबंधित दस्तावेज के अलावा कुछ डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। एजेंसी फिलहाल मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य को खंगालने में जुटी हुई है। छापेमारी के दौरान श्रवण जालान अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। जब तक रेड चलती रही तब तक वे अपने घर और कार्यालय नहीं आए। ऐसे में अब ACB उन्हें नोटिस जारी कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि ACB जल्द ही श्रवण जालान को पूछताछ के लिए समन जारी करेगी। जिस मामले में श्रवण जालान के ठिकानों पर रेड हुई है वह विनय चौबे से जुड़ा शराब घोटाला केस है। ACB को इस बात की जानकारी मिली है कि विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रवण जालान के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है।
इससे पहले एसीबी की टीम ने रविवार को विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही एजेंसी ने विनय चौबे के करीबी विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में बिहार के लखीसराय में भी छापेमारी की थी। पलामू के लोगों को जाम से मिलेगी निजात, कोयल नदी पर करोड़ों की लागत से तैयार होगा पुल। पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े शहर मेदिनीनगर को जाम से निजात मिलने वाली है। मेदिनीनगर और चैनपुर के बीच कोयल नदी पर एक नया पुल बनाया जाएगा। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने मेदिनीनगर में कोयल नदी पर एक नया पुल बनाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने करीब 64 करोड़ रुपए नए पुल के लिए मंजूर किए हैं। कोयल नदी पर पुल को लेकर स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया कई बार विधानसभा में आवाज उठा चुके थे। कैबिनेट से पुल को मंजूरी मिलने को लेकर विधायक आलोक चौरसिया ने बताया कि ये पुल बनने से इलाके के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कैबिनेट द्वारा पुल को स्वीकृत किए जाने के लिए सरकार, स्थानीय मंत्री एवं सांसद को वे धन्यवाद एवं बधाई दिए। विधायक ने कहा कि जब भी वे क्षेत्र में जाते थे तो लोग नए पुल की मांग रखते थे। अब सरकार ने पुल को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में राशि स्वीकृत कर दिया है। बता दें कि कोयल नदी पर 1981 में पुल बनकर तैयार हो गया था। पुल बनने से झारखंड के पलामू इलाके से छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की दूरी कम हो गई थी। बदलते वक्त के साथ पलामू के मेदिनीनगर एवं चैनपुर के इलाके में आबादी बढ़ी है। साथ ही साथ पुराने पुल पर दबाव भी बढ़ा है। रांची से उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के गढ़वा के इलाके में लोग इसी पुल से होकर गुजरते हैं। शहर के बीचों बीच होने के कारण पुराना पुल अक्सर जाम रहता है। अब नए पुल बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निदान मिल जाएगा। धान एमएसपी और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, बचाव में उतरे सत्ताधारी दल। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजता रहा। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक विधि व्यवस्था और धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के द्वारा इस साल घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपए को नाकाफी बताते हुए किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3200 रुपए की घोषणा की थी, जबकि कैबिनेट से 2450 रुपए पास हुआ है। सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एक तो देर से सरकार ने धान खरीद का सरकारी दर तय किया है, उस पर से जो वादा 3200 रुपए प्रति क्विंटल का किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में किसान कितना इंतजार करेंगे। हालत ये है कि धान को औने पौने दाम में किसान बेच रहे हैं। भाजपा विधायक नीरा यादव सरकार के निर्णय से नाखुश दिखी। उन्होंने किसानों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पताल में चोरी हो जाती है और विभागीय मंत्री इसे स्वीकारते जरूर है, मगर मामला प्रकाश में आते ही बौखला जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के आंदोलन के बीच सत्ता पक्ष सरकार का बचाव करने में जुटा रहा। खिजड़ी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि धान खरीद को लेकर जो हमने वादा किया था वो पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बरगलाने की कोशिश इनकी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या हम समझते हैं, वो अन्नदाता है। जो हमने उनसे एमएसपी को लेकर जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। और अनुपूरक बजट में राशि का जो प्रावधान किया गया है उसमें धान अधिप्राप्ति को लेकर भी प्रावधान किया गया है। गोड्डा में दर्दनाक हादसा, 3 साल की बच्ची को टोटो ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा घटित हुआ। महागामा हनवारा मुख्य मार्ग स्थित मानिया मोड़ गांव में तेज रफ्तार से जा रहे एक टोटो ने बच्ची सपना सुरेन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची साहिबगंज जिले के राजमहल की निवासी थी और इन दिनों अपने नानी घर मानिया मोड़ आई हुई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह ठप हो गया और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही महागामा थाना प्रभारी मनोज पाल के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर राज गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार बच्ची सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान टोटो चालक उसे बचाने की कोशिश में वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और टोटो पलट गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और फरार टोटो चालक की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हादसे की जिम्मेदारी तय करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने, टोटो चालक की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। झारखंड में 15 दिसंबर से एमएसपी पर शुरू होगी धान की खरीद, सरकार ने की घोषणा। झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए धान खरीद को किसानों की खुशहाली से जोड़कर एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य भर में 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी, जिससे दूर दराज के गाँवों के उत्पादक भी सरकारी खरीद व्यवस्था से सीधे जुड़ सकेंगे। विपणन वर्ष 2025-26 के तहत झारखंड में धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू
होने जा रही है, राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जिला प्रशासन को लक्ष्य दिया गया है कि अधिक से अधिक पंजीकृत किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों तक लाया जाए ताकि बिचौलियों के चंगुल से उन्हें बाहर निकाला जा सके और उनका धान एमएसपी से कम पर बिक्री ना हो। बता दें कि पिछले साल भी 15 दिसंबर से ही धान की खरीद शुरू हुई थी। उस साल 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। राज्य कैबिनेट ने झारखंड के किसानों को धान की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करने का फैसला लिया है। इसमें केंद्र द्वारा तय एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त बोनस शामिल है, जिसके लिए लगभग 48 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। राज्य में धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए ई उपार्जन पोर्टल और ई पॉज मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अपने नजदीकी अधिप्राप्ति केंद्र में सुविधा अनुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे भीड़ और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। पुरानी 2G पॉस मशीनों को 4G डिवाइस से बदला जा रहा है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और भुगतान की गति तेज हो सके। इस पहल से झारखंड के लाखों धान उगाने वाले किसानों की इनकम सीधे तौर पर बढ़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। एमएसपी, बोनस, समयबद्ध भुगतान और डिजिटल निगरानी व्यवस्था से जहां फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा, वहीं पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों की गुंजाइश कम होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 बड़े नए बदलाव किए जा रहे हैं। पहला ये कि किसानों को 48 घंटे के भीतर पूरा भुगतान किया जाएगा। दूसरी सुविधा के तहत 2G पॉज मशीन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अब 4G पॉज मशीन का इस्तेमाल होगा। गिरिडीह में रेलवे ट्रैक पर युवक का छत विक्षित शव बरामद। गिरिडीह जिले के पचंभा थाना क्षेत्र में हरिचक में रेलवे ट्रैक पर मंगलवार की सुबह एक युवक का छत विक्षित शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान हरिचक निवासी टुपलाल दास के 30 वर्षीय पुत्र प्रकाश दास के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण सुबह खेत की ओर जा रहे थे, तभी रेलवे ट्रैक पर शव देखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। शव मिलने की सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पचंबा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से टकराकर युवक की मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई, 11.5 लाख का गांजा बरामद। रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आरपीएफ हटिया फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ के द्वारा 11,50,000 का गांजा पकड़ा गया है। साथ ही 2 तस्करों को भी दबोचा गया है। रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ रांची के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर हटिया रेलवे स्टेशन पर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान शक के आधार पर ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह और फ्लाइंग टीम ने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में बैठे 2 व्यक्तियों की तलाशी ली। जांच के दौरान दोनों के बैगों से 23 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 11,50,000 आंकी गई है। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह की उपस्थिति में जब्त किए गए सभी पैकेटों की डीडी किट से जांच की गई, जिसमें गांजा की पुष्टि हुई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद मादक पदार्थ और आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया को सुपुर्द कर दिया गया है। 35 नए डीएसपी की पोस्टिंग, जेपीएससी की अनुशंसा पर गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सेवा में 35 अभ्यर्थियों को डीएसपी के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त कर दिया है। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सभी 35 नवनियुक्त डीएसपी को प्रशिक्षण के लिए झारखंड पुलिस अकेडमी हजारीबाग में पदस्थापित किया गया है। जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि के 3 महीने के भीतर योगदान नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में सुचारू रूप से चली प्रश्नकाल की कार्यवाही, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मसलों पर सरकार ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने सदन से मांग की कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पोर्टल को एनपीए के पोर्टल के साथ लिंक किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पोर्टल के लिंक नहीं होने की वजह से काउंसलिंग में धांधली हो रही है, लिहाजा मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धों के बीच सपोर्टिंग डिवाइस ऑर्थोपेडिक कैलिपर्स की जगह मापने वाला वर्नियर कैलिपर्स खरीदने का मामला उठाया। मंत्री इरफान ने कहा कि जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको घोटाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महज 2,48,500 का सामान था। मंत्री ने माना कि लालदेव रजक नाम के शख्स ने विभाग को गुमराह किया था।
झमुमो विधायक मोटाजुद्दीन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन नहीं होने से आम नागरिकों को दुर्घटना के समय आकस्मिक सुविधा नहीं मिलने का मामला उठाया, जिसकी वजह से लोगों को जान गंवाना पड़ता है। मंत्री इरफान ने कहा कि वो खुद स्पॉट पर जाकर मामले का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने माना कि डॉक्टर की कमी की वजह से संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, इसको गंभीरता से देखा जाएगा। भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मचारियों के नहीं रहने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों का दाखिला क्यों किया गया, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके जवाब में मंत्री सुदिव्या ने कहा कि प्रभारी प्राचार्य तो नियुक्त कर दिया गया है, छात्रों को दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में वक्त लगता है, इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहाली की प्रक्रिया शुरू होने पर सीबीआई जांच और कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। अगर अभिभावक चाहेंगे तो बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने SNMCH के साथ साथ धनबाद से सटे अन्य जिलों के किडनी रोगियों को मुकम्मल इलाज नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में गंदगी है, मशीनें खराब पड़ी हैं, डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। मंत्री इरफान ने कहा कि नई बिल्डिंग में इसको शिफ्ट किया जाना है, इसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो बहुत जल्द विधायक के साथ अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र अधिकार पदयात्रा का अंतिम दिन आज। JLKM नेता देवेंद्र महतो बोले, ये यात्रा छात्रों की आवाज को मजबूत करेगी। छात्र हितों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर आयोजित 6 दिवसीय छात्र अधिकार पदयात्रा आज अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है। 20 किलोमीटर की यह पदयात्रा मंगलवार सुबह बूटी मोड़ से शुरू हुई, जिसकी अगुवाई JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो कर रहे हैं। पदयात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में छात्र, युवा प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और JLKM से जुड़े लोग मौजूद थे। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और नारे लिखे तख्तियां लेकर शिक्षा सुधार, रोजगार के अवसर और छात्रों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया। आज की अंतिम चरण की पदयात्रा बूटी मोड़ से आगे बढ़ते हुए बरियातू, रेडियम रोड, रातू रोड, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक सहित शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरी। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक है। कई स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने भी पदयात्रा में शामिल होकर छात्रों के मुद्दों के समर्थन में अपनी आवाज मिलाई। पदयात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और युवाओं ने कहा कि शिक्षा का विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी से भी संभव है। इस यात्रा का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को सरकार तक पहुंचाना और छात्रों के अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा करना है। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र महतो ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों की वास्तविक समस्याओं को उजागर करने का एक बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि आज भी कई छात्र आर्थिक, संरचनात्मक और नीतिगत चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये पदयात्रा सरकार और प्रशासन को संदेश देने के लिए है कि छात्रों के मुद्दों को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। शिक्षा और रोजगार को लेकर निर्णायक कदम उठाना समय की मांग है। देवेंद्र महतो ने कहा कि ये यात्रा कई गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों से गुजरते हुए छात्रों व युवाओं की भावनाओं को एकजुट करने का माध्यम बनी है। पदयात्रा के दौरान मेरी प्रतिक्रिया से साफ है कि छात्र हितों को लेकर समाज में गंभीरता बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक इस पदयात्रा का परमिशन पुराने विधानसभा तक का ही मिला है। छात्र अधिकारों को लेकर ये पदयात्रा फिलहाल राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में शिक्षा नीतियों पर गंभीर बहस को बढ़ावा मिलेगा। रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, विरोध के बीच दूसरे दिन भी अभियान जारी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से जारी है। सोमवार की कार्रवाई के बाद आज मंगलवार को दूसरे दिन रिम्स, डॉक्टर्स कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन और रिम्स प्रबंधन की संयुक्त टीम सुबह से ही अतिक्रमण हटाने में लगी है। बरियातू थाना के पीछे बने अस्थायी झोपड़ों और गुमटियों को JCB से हटाया गया है, जबकि कई अवैध ढांचों को तोड़कर खाली कराया गया है। प्रशासन ने DIG ग्राउंड की ओर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपना ढांचा हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पहले रिम्स की मौजूदा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। विरोध के बावजूद टीम बिना रुके काम में जुटी रही। अब तक करीब 50 गुमटियां हटाई जा चुकी हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के अनुसार रिम्स परिसर और उससे जुड़े इलाकों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना है। इसी के तहत पुलिस प्रशासन और निगम ने नोटिस देकर जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। जिन लोगों ने समय रहते नोटिस का पालन किया, उन्होंने पहले ही अपनी जगह खाली कर दी थी। हालांकि कुछ परिवार इस उम्मीद में रुके रहे थे कि फैसला बदल सकता है, लेकिन अंततः उन्हें भी जगह छोड़नी पड़ी। प्रशासन ने रिम्स क्षेत्र में कब्जा हटाने के लिए 10 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। डॉक्टर कॉलोनी, भरम टोली, नया टोली और DIG ग्राउंड जैसे इलाकों में
में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अदालत के आदेश के अनुरूप रिम्स की पूरी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करके सुरक्षित किया जा सके। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने अब भी कब्जा नहीं छोड़ा तो अधिनियमों के तहत बलपूर्वक हटाने के साथ साथ खर्च की वसूली भी की जाएगी। कोडरमा में रिटायर बैंक अधिकारी से 51 लाख की ठगी, दंपति को 2 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, अवैध लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराया। कोडरमा जिले में डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया है। यहां बैंक से सेवानिवृत्त एक अधिकारी से 51 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त कोडरमा निवासी सुरेश प्रसाद गुप्ता ने इस साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कोडरमा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि ठगों ने उन्हें ये कहकर फंसाया कि उनके नाम से खुले नए खाते से अवैध लेनदेन व मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी को 2 दिन तक ऑनलाइन हाउस अरेस्ट में रखा गया। इस दौरान उन्हें फर्जी कोर्ट अधिकारी और वकील दिखाए गए। इसके बाद उनसे मध्य प्रदेश के एक खाते में 51 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। थाने में दिए आवेदन के अनुसार 1 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे उन्हें मोबाइल से आयशा पटेल नामक महिला का फोन आया। महिला ने बताया कि उनके आधार कार्ड से एक नया मोबाइल नंबर लिया गया है, जिससे कैनरा बैंक दिल्ली में एक खाता खोला गया है। इस खाते से अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके बाद गुप्ता और उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फर्जी सीबीआई जज के सामने पेश किया गया। ठगों ने सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी से बैंक में जमा रकम, सोना और शेयर आदि की जानकारी मांगी। आदेश न मानने पर जेल भेजने और वारंट जारी करने की धमकी दी गई। उन्होंने सभी एफडी तोड़कर अपने खाते में जमा करने और खाते का विवरण भेजने को कहा ताकि जांच की जा सके। सुरेश गुप्ता ने सभी एफडी तोड़कर अपने खाते में जमा कर दिए। इसके बाद 2 दिसंबर को उन्होंने ठगों के निर्देशानुसार 42 लाख और 9 लाख रुपए, कुल 51 लाख रुपए मध्य प्रदेश के सेंधवा ब्रांच स्थित एक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। ये खाता पतिमो पीएम एस्टेट्स एलएलपी के नाम पर है। इस मामले में साइबर फ्रॉड के बाद सुरेश गुप्ता ने कुल 51 लाख की ठगी होने का मामला दर्ज कराया है। इधर मामले को लेकर कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि साइबर ठगी केस मामले में कोडरमा थाना कांड संख्या 210-25 दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस प्रकार के किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल से बचने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत थाना को सूचित करें। झारखंड पुलिस का आदेश, प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने एसआई एसआई होंगे निलंबित, नियंत्री पदाधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। झारखंड पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए निर्धारित 8 सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इस अनिवार्य प्रशिक्षण से किसी भी हालत में छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब 8 दिसंबर को झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में ये प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई पुलिस पदाधिकारियों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इस प्रशिक्षण से छूट के लिए आवेदन दिए थे। प्रशिक्षण निदेशालय ने इन आवेदनों पर विचार करने के बाद ये स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रशिक्षण सेवा नियमों के तहत अत्यंत आवश्यक है। ये प्रशिक्षण एसीपी और एमएसीपी के लाभ के अलावा अग्रे पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। प्रशिक्षण निदेशालय ने सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनके अधीन कार्यरत सभी सब इंस्पेक्टर और मेजर अनिवार्य रूप से इस अधिष्ठापन प्रशिक्षण में शामिल हो। प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। थैलीसीमिया मरीजों का राज्य में नहीं है आंकड़ा, सदन में आमने सामने हुए प्रदीप यादव और इरफान अंसारी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच थैलीसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। मामला इतना बढ़ गया कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा और वे भी नाराज दिखे। विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में थैलीसीमिया मरीजों की संख्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा और सरकारी सहायता को लेकर सवाल पूछा। जवाब देते समय मंत्री इरफान अंसारी असमंजस में दिखे और स्वीकार किया कि सरकार के पास थैलीसीमिया मरीजों का कोई अपडेटेड डेटा उपलब्ध नहीं है, जबकि कई राज्यों में ऐसी जानकारी विभाग के पास मौजूद रहती है। इस पर भाजपा विधायकों ने सदन में सेम कहते हुए हल्ला भी मचाया। प्रदीप यादव लगातार अपनी सीट से उठकर पूछते रहे कि थैलेसीमिया पीड़ितों को राज्य में मुफ्त रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं, और क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह इलाज के लिए 15 से 20 लाख तक की आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी। इन सवालों पर भी मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। प्रदीप यादव
यादव ने आरोप लगाया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम पर एक अस्पताल ने मरीजों से पैसे वसूले हैं। इस पर मंत्री ने सफाई दी, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हुए। स्पीकर ने मंत्री को संक्षिप्त जवाब देने को कहा, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी जवाब देने की बजाय घटनाएं और उदाहरण बताने लगे, जिससे सदन में नाराजगी और बढ़ी। भाजपा विधायक सीपी सिंह भी बीच में कूद पड़े और कहा कि निजी अस्पताल पैसे लेकर ही इलाज करते हैं, लेकिन मंत्री सवालों को घुमाकर जवाब देते रहे। लगातार विवाद बढ़ता देख स्पीकर ने आखिर में प्रदीप यादव से कहा कि वे मंत्री के चेंबर में जाकर विस्तृत जवाब ले लें। सत्र के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था और थैलेसीमिया मरीजों के मुद्दे पर गंभीर बहस हुई, लेकिन स्पष्ट जवाबों के अभाव में सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री के बीच टकराव बढ़ता गया। दुमका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी नवीन पटवारी के आवास पर सुबह से छापेमारी। दुमका में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की। प्रतिष्ठित कारोबारी नवीन पटवारी के आवास पर सुबह करीब 7:30 बजे से छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि जिस आवास पर कार्रवाई हो रही है वहां नवीन पटवारी सहित उनके 3 भाई रहते हैं। छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसीबी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों और अन्य संदेहास्पद सामग्री की जांच कर रही है। हालांकि कार्रवाई से संबंधित अधिकारी अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर रहे हैं। एसीबी की इस अचानक कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई है, जबकि लोग मामले से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। फिलहाल छापेमारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में झारखंड के युवकों के अंतिम संस्कार में पहुंचे नेता अधिकारी। गोवा के नाइट क्लब में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर निवासी मोहित मुंडा और लापुंग प्रखंड के फतेहपुर निवासी धनेश्वर महतो के दोनों जवान बेटू प्रदीप महतो और विनोद महतो का शव पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया। शव सोमवार को पैतृक गांव पहुंचते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तीनों शवों का सोमवार को विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर में धनेश्वर महतो के दोनों जवान बेटों का शव देखकर पिता धनेश्वर महतो बिलख पड़े। शव को काफिले के साथ एयरपोर्ट से फतेहपुर लाया गया। दोनों भाइयों का पार्थिव शरीर देखकर पिता सहित पूरे परिवार वाले फपक फपक रो पड़े। उन्हें रोते चित्कार करते देखकर उपस्थित जन समुदाय, पड़ोसी एवं जनप्रतिनिधियों सहित पदाधिकारियों की आंखें भी छलक पड़ी। पूर्व मंत्री सह झारखंड सरकार संचालन समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की भी फतेहपुर पहुंचे थे। वहीं मौके पर बीडीओ उषा मींज, मुखिया सविता उरांव, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि नसीम आलम, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयंत बरला, विधायक प्रतिनिधि सुदामा महली, समाजसेवी विष्णु साहू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि संदीप साहू सहित दर्जनों लोगों ने दोनों मृत भाइयों को श्रद्धांजलि दी। दोनों भाइयों की अर्थियां एक साथ उठाई गईं। शव यात्रा फतेहपुर के कारो नदी के तट पर मुक्तिधाम पहुंचा, जहां पूरे विधि विधान के साथ पिता धनेश्वर महतो ने दोनों बेटों को अलग अलग मुखाग्नि दी। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता व निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा नेता सन्नी टोपो ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में पूरा भाजपा परिवार धनेश्वर महतो एवं उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।